कैमरा ऑन करो, जो लोग ज्वाइन किए हैं वो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। कैसी रही तुम लोगों की होली? अच्छी रही मैम, आपकी? अच्छी रही। कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग। ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, और कुछ बच्चे अगर ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग कहाँ थे लास्ट क्लास में? तुम लोगों को प्रेजेंटेशन देना है होली से पहले, होली के बाद बोला गया था। तो अब कल से आप लोगों का जो भी बैच, मैंने कहा था सब लोगों के लिए एक जैसा प्रेजेंटेशन का टाइम है तैयारी करने का। आप लोग तैयारी कर लीजिए, जो भी टीम रहेगा वो प्रेजेंटेशन देगा। ऐसा जरूरी नहीं कि विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 1 देन ग्रुप 2। जो लोग रहेंगे वो देते चले जाएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ 2-4 ग्रुप में प्रॉब्लम आते हैं, कभी टीम मेंबर्स नहीं है तो कभी कुछ तो कभी कुछ। इसीलिए सब रेडी रहेंगे, जो देंगे पहले उनका होता चला जाएगा। ठीक है, तो कल मुझे कुछ नहीं पढ़ाना, आप लोगों को ही प्रेजेंटेशन देना है, बता दीजिएगा अपने ग्रुप में। राइट? मैम सिर्फ ओरली प्रेजेंटेशन देना है कि पावर पॉइंट पे बना अब क्या कोई कंफ्यूजन रह गया था मेरे बताने में कि कैसे प्रेजेंटेशन देना है? बिल्कुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना है। आप उस टॉपिक का पीपीटी बनाएंगे, आपस में टीम मेंबर्स जो भी होंगे वो डिवाइड करेंगे कि कौन क्या पार्ट प्रेजेंट करने जा रहा है, फिर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन पार्ट है, बिल्कुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, और ओरली नहीं प्रेजेंट करना है बिना किसी। ठीक है, आप स्लाइड में बस आपको पॉइंट्स ही लिखने हैं, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना, वो एक्चुअली अच्छा होता भी नहीं है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि पॉइंट टू पॉइंट आप उसमें चीजें लिखेंगे और उसको खुद एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, आप उसमें पिक्चर, डायग्राम ये सब डाल सकते हैं, ठीक है ना? दैट विल मेक योर प्रेजेंटेशन मोर ब्यूटीफुल, राइट? थोड़ा ज्यादा इम्प्रेसिव लगेगा आपका प्रेजेंटेशन इस तरीके से। ठीक है, मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास में हम लोग, मैं क्या पढ़ा रही थी तुम लोगों को? मैंने मोटिवेशन पूरा कवर किया था, आई रिमेम्बर। जो लास्ट पीटर ड्रकर, नहीं नहीं नहीं, पीटर ड्रकर भी खत्म कर दिया। करेक्ट, कंटेंट थियरी, प्रोसेस थियरी एंड पीटर ड्रकर भी हमने खत्म कर लिया था लास्ट क्लास में, सही बताया आपने। ठीक है, तो अब क्या बता, वी आर डन विद इवोल्यूशन, वी आर डन विद बिहेवियरल अप्रोच एज वेल एज मोटिवेशन, एंड वी आर डन विद इंट्रोडक्शन। सो नेक्स्ट इज प्लानिंग, राइट? इसके बाद प्लानिंग ही है ना? चलो ठीक है। प्लानिंग में जाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो ओवरऑल जितना हम लोगों ने मैनेजमेंट थियरी अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, रेडी है? सिंपल है क्वेश्चंस बिल्कुल। ठीक है, इक्विटी थियरी किसने दिया? इक्विटी थियरी ऑफ मोटिवेशन किसने दिया था? मैम जॉन स्टैसी ने। किसने? जॉन्स एडम्स स्टैसी, यस, जॉन एडम स्टैसी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, एडल्फर्स ने कौन सी थियरी दी थी? या एडल्फर ने कौन सी थियरी दी थी? जल्दी जल्दी बोलो, डोंट चेक योर नोट्स एंड ऑल, अपने मन से बोलिए। एडल्फर्स थियरी को क्या बोलते हैं? ERG थियरी। ERG स्टैंड्स फॉर, यस, ERG स्टैंड्स फॉर, E stands for growth, R stands for relatedness, यस, ग्रोथ, रिलेटेडनेस एंड existence. एग्जिस्टेंस। ठीक है, मास्लो के जो नीड मोटिवेशन थियरी है उसमें ERG कौन कौन से नीड को कवर करता है? सिंपल है, ई कवर करता है कौन कौन से नीड को? मास्लो के कौन से नीड को एग्जिस्टेंस नीड कवर करता है? अपने मन से बोलो। मैम बेसिक नीड्स और थोड़े बहुत हद तक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी, यस मैम, सेफ्टी बिल्कुल। आर रिलेटेडनेस, मास्लो के कौन से लेवल ऑफ नीड को बिलोंग करता है? सोशल नीड्स एंड टू सम एक्सटेंट स्टीम नीड्स, राइट? करेक्ट। एंड ग्रोथ, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट? क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि
हर्जबर्ग के जो दो हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में कौन कौन से फैक्टर्स हैं? मैम हाइजीन एंड मोटिवेशन। हाइजीन एंड मोटिवेशन, वेरी गुड। एक्स एंड वाई आपने नहीं कहा, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब ये बताइए कि हमने मैक्लीलैंड्स का पढ़ा था, मैक्लीलैंड्स का कौन सा मोटिवेशन थियरी है? मैक्लीलैंड्स डैश मोटिवेशन थियरी। नीड, अचीवमेंट, लर्नड, लर्नड, हाँ, उसको learn। लर्न मोटिवेशन थियरी बोलते हैं। क्यों लर्न नाम पड़ा इसका? जो भी हम अपने सोसाइटी से देख करके सीखते सीखते हैं। हैं, बिल्कुल। वो हम उस सब चीजों के साथ आते नहीं है, या फिर वो हमारा रियल नीड नहीं होता है, बट वी लर्न ऑल दीज थिंग्स थ्रू आवर ऑब्जर्वेशन, राइट? हम अपने आसपास के वातावरण से, अपने जगहों से इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि किस चीज को क्या क्या अप्रिसिएट किया जा रहा है, किस चीज को पेनलाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करेंगे, वो डिमोटिवेटेड आपको कर देगा, जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिलता है। और जिस चीज के लिए आपको अप्रिसिएट किया जाए, मोटिवेशन आपको प्राइज दिया जाए, वो काम करने के लिए आप क्या करेंगे? बार बार करेंगे। तो यही है ना मैक्लीलैंड्स का लर्न मोटिवेशन थियरी, जिसमें कौन कौन से 3 नीड्स थे? मैम अचीवमेंट नीड, नीड ऑफ पावर अचीवमेंट, ऐसे बोलेंगे, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ एफिलिएशन। नीड ऑफ पावर एंड नीड ऑफ एफिलिएशन, वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे मैनेजमेंट के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर सभी एक है, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। इस पॉइंट पे कोई डाउट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड फीचर्स वन एंड सेम? आप मुझे एक एक करके हैंड रेज करके दो दो फीचर्स बताइए बस, सिर्फ दो दो फीचर्स बताना है हैंड रेज करके। या सब एक साथ नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं हैंड रेज करने बोल रही हूँ। सिर्फ 2 फीचर्स बताइए या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए मैनेजमेंट के, एकदम से जो आपके दिमाग में है बोलिए, देखिए मत, सोच के बोलिए, मैं 2 मिनट चुप हो जाती हूँ। और जिनका कैमरा ऑन नहीं है वो समझ लीजिए कि उनको अटेंडेंस मैम देने वाली नहीं है। यस, मैम परवेसिव वेरी और गुड, गोल ओरिएंटेड, डायनामिक, प्रोसेस। डायनामिक, डायनामिक, वेरी गुड। डायनामिक है, परवेसिव है, गोल ओरिएंटेड है। चलो अब कोई और बोलो, 3 तुमने कहा। हाँ गुलशन बोलो। मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, गोल ओरिएंटेड। हो चुका, कोई और सोचो। अच्छा, I'm flexible. मैम फ्लेक्सिबल, ग्रुप एक्टिविटी, मैम कंपोजिट प्रोसेस, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वेरी गुड। और कुछ Management is मैम इंटेंजिबल, इंटेंजिबल, एक एक करके। इंटेंजिबल, यस मैम बोथ आर्ट एंड साइंस, यस, बोथ आर्ट एंड साइंस। बोथ आर्ट एंड साइंस को कोई कोई एक्सप्लेन भी कर सकते हैं? यस, हाउ मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस? हाँ बताओ, मैंने बताया तो होगा आप लोगों को, व्हाई मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। कोई जवाब नहीं? आपको जो लगता है आप वही बोलिए, हो सकता है वही सही आंसर हो। यस, आपको जो लगता है कि ये आंसर हो सकता है आप वही बताइए। व्हाई मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस? नहीं, कोई भी रिप्लाई नहीं। श्वेता तुम बताओ, मैनेजमेंट बोथ क्यों है? व्हाई मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस? मैम क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ, यस, मैम पता नहीं दिमाग से निकल गया। ठीक है, और कोई? मैम क्योंकि ये एफेक्ट रिलेशनशिप काउंट करता है।
मैम देखो साइंस में मैम एक्सपेरिमेंट प्रूफ होता है मैम, और आर्ट्स इसलिए क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। शायद भूल गए थोड़ा थोड़ा। देखो, जैसे कि हमने देखा है साइंस में, आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, आप लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, आप लोगों ने E=mc² पढ़ा, आपने a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab पढ़ा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, राइट। हमारे मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स है, F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स है, राइट। मोटिवेशन के प्रिंसिपल्स हैं, देयर आर सो मेनी थियोरीज रिगार्डिंग मोटिवेशंस। उसी तरीके से हमारे पास लीडरशिप के डिफरेंट थियोरीज हैं, जिस अब ठीक है, देयर आर अबंडेंस ऑफ थियोरीज अबाउट लीडरशिप, अबंडेंस ऑफ थियोरीज अबाउट मोटिवेशन, या फिर मैनेजमेंट को ही ले लो तो मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स और थियोरीज दिए गए, contingency theory for example। लेकिन which theory is applicable in which situation, ये कैसे आप तय करेंगे, that is the skill, that is the art part of, that is the skill part of मैनेजर के, मैनेजर कितना स्किलफुल है, ठीक है। मैनेजर उन प्रिंसिपल्स को किस तरीके से, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी से, कितना ज्यादा कितना कम, जिस तरीके से भी उसको एडजस्ट करना। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक एवर चेंजिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट कर रही है वो इन्वायरमेंट एवर चेंजिंग है, तो आपका कोई एक प्रिंसिपल बिल्कुल वैसे का वैसे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। जैसे कि उसको हमने साइंस में देखा था कि जैसा है वो वैसे ही हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, वैसे ही हम उसको डिराइव करते हैं और प्रूफ करते हैं, राइट। यहाँ पे भी प्रिंसिपल्स है, लेकिन ये प्रिंसिपल्स मैनेजर के आर्ट, मैनेजमेंट के इस पर एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे, कितना और किस सिचुएशन में कौन से मैनेजमेंट थियरी को, कौन से लीडरशिप थियरी को, या कौन से मोटिवेशनल अप्रोच को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये आर्ट पार्ट हो गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज थियरीज, दोज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर द स्किल पार्ट ऑफ द मैनेजर, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन द गुड मैनेजर एंड द बैड मैनेजर, है ना। यही अच्छा मैनेजर इसी चीज को अच्छे से प्रेडिक्ट कर लेता है, इसी चीज को वो समझ लेता है कि अभी कौन सा हमको थियोरी या कौन से हमको प्रिंसिपल्स अभी अप्लाई करने हैं और उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। वाइल पढ़ा हुआ सबने एक ही चीज है ना, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबके लिए एक ही। लीडरशिप के जितने थियोरीज है सबने पढ़ा है, सबने मैनेजमेंट के डिफरेंट थियोरीज पढ़े, लेकिन आपको किस समय कौन से थियोरीज अप्लाई करने हैं, दैट इज द आर्ट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। इसीलिए प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, जैसे साइंस में होता है कि उनका एक थियोरी होता है, प्रिंसिपल होता है जिसको फॉलो करते हैं, इसीलिए साइंस है। लेकिन इस प्रिंसिपल्स को, इस फंडामेंटल जो नॉलेज है उसको आप कैसे, सिस्टमेटिक नॉलेज है, इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज एक्जैक्टली रिलेटेड विद द आर्ट पार्ट, ठीक है ना। बिहेवियर को आप रीड कर रहे हैं, किसी के बिहेवियर को आप एडजस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा फ्रूटफुल हो, राइट। तो वो आर्ट पार्ट है ना, वो स्किल का पार्ट है ना। क्लियर हुआ? And yes, management theories are not developed on any experimental basis, ठीक है ना। मैनेजमेंट थ्योरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे डेवलप किया गया, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो आप साइंस बोलते समय ये मत भूल जाइए, ये मत, बिल्कुल भी मत कंफ्यूज कर जाइएगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एनी एक्सपेरिमेंट। दीज आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, दीज आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशंस। किस तरीके से नेचुरली काम के माहौल को प्रैक्टिकली करके, किसी लैब में या कहीं दूसरे लैबोरेटरी में इसको नहीं बनाया गया, बल्कि ये अपने एक्सपीरियंस से सारे जो मैनेजमेंट के जो भी एक्सपर्ट्स आए उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिफरेंट थियोरीज दिए या डिफरेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड किए जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे किसको कितना हार्ड एंड फास्ट रूल के साथ अप्लाई करना है, ये क्या है, ये स्किल पार्ट है या आर्ट पार्ट है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? नाउ इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, ठीक है। और कौन से प्रिंसिपल और कौन से फीचर्स बच गए हैं? ऑलमोस्ट बहुत सारा हम लोगों ने कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ बचा हुआ है। मैम ऑनर्स वाला, ऑनर एंड ओनर एंड मैनेजमेंट आर मैनेजर्स डिफरेंट। में भी सेम, में भी डिफरेंट, ठीक है। इसको तो एक्सप्लेन कर सकते हो ना? यस मैम, ठीक है। और क्या इंटेंजिबल है? ये हो चुका। ओके, ये हो चुका है। और क्या बचा है फिर? इंटीग्रेटिव फोर्स मैम। इंटीग्रेटिव फोर्सेस,
यानी कि डिफरेंट मटेरियल को, रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे आप इंटीग्रेट करते हैं Combine ऑब्जेक्टिव्स को या गोल को अचीव करने के लिए। गोल ओरिएंटेड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, डायनामिक भी है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी है, मैनेजर्स एंड ओनर्स में भी सेम, में भी डिफरेंट है, साइंस एंड आर्ट्स है, मल्टी डिसिप्लिनरी भी है एक, है ना। यस, दीज आर द फीचर्स। ठीक है, इतना सब मालूम है, एक्सप्लेन कर लोगे? ठीक है, यस मैम। ओके। अब किसी ने आपके ही क्लास में किसी ने पूछा था व्हाट आर द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट कैसे बताएंगे आप लोग? फंक्शंस, स्कोप एंड प्रोसेस सेम है। कैसे लिखेंगे इसको? स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये भी स्कोप है। और इसके अलावा मैंने और कुछ बताया था, वो सारे फंक्शंस जो मैम बोलते रहती है, मार्केटिंग, पर्सनल, फिनेंस और प्रोडक्शन, ये सभी भी मैनेजमेंट के स्कोप में आता है। इसीलिए जब आप स्कोप ऑफ मैनेजमेंट लिखेंगे, डोंट फॉरगेट these are the executive functions of management, so write down these functions also। और आप जितना जानते हैं मार्केटिंग के बारे में, ठीक है ना, जितना जानते हैं पर्सनल या एचआर के बारे में, जितना जानते हैं फाइनेंस के बारे में और प्रोडक्शन के बारे में, आप वही दो लाइन करके एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आपको ये डिटेल में नहीं लिखना है। लेकिन यू शुड नो कि स्कोप में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के अलावा दीज आर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो भी कवर अप होता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो मैंने, अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर्स मैनेजमेंट। क्या क्या टेक्निक्स है? यस, या व्हाट आर द टेक्निक्स? मेथड, स्टडी, मोशन। फंक्शनल फोरमैनशिप, उसको बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क, है ना। मेथड, मोशन से पहले बोलेंगे ना साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क। साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क में मेथड, मोशन, फटीग एंड टाइम स्टडी इंक्लूडेड है, जिससे आप पूरे टास्क को ओवरऑल स्टडी करके आप उसको सिंपलर कर सकते हो, ठीक है ना, बांट सकते हो कि कैसे काम करना है। फंक्शनल फोरमैनशिप, ये भी एक टेक्निक है कि हर फंक्शन का जो एक्सपर्ट रहेगा वही अपने सबऑर्डिनेट को या वर्कर को उस फंक्शन से रिलेटेड एडवाइस या सजेशंस देगा, राइट। फंक्शनल फोरमैनशिप हम लोगों ने देखा था कि प्लानिंग एंड ऑपरेशन या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 फंक्शनल हेड थे। कौन कौन थे वो? कौन कौन थे? नहीं याद? प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, यस, एंड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हो गया, एंड देन फाइनली डिसिप्लिनरी ऑफिसर, है ना, जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है। एंड ऑपरेशंस में कौन कौन से थे? यस, ऑपरेशन में कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं याद? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, मैंने कहा था ये तो नाम ऐसे ही याद रहेंगे। यस मैम। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस बॉस, एंड देन क्वालिटी इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर। ठीक है, आप इनके फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं ना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? यू कैन राइट डाउन, नो, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बिल्कुल बिल्कुल। इंस्पेक्टर क्वालिटी चेक करने के लिए बेंचमार्क से रिलेटेड सारा जो भी बैच है, जो भी प्रोडक्शन है, वो सब हमारे बेंचमार्क से रिलेटेड है या नहीं है वो चेक करने के लिए। ठीक है, तो और क्या था? साइंटिफिक स्टडी हो गया, फंक्शनल फोरमैनशिप हो गया, और क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब सारे प्रोसेस, सारे मशीन, सारे रॉ मटेरियल फिक्स रहेंगे ताकि आपका आउटपुट फिक्स हो। अगर फिक्स आउटपुट आपको प्रोड्यूस करना है तो आप बल्क में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट के प्रिंसिपल को अचीव कर सकते हैं, राइट। और क्या था? दो अभी और बचे हैं। साइंटिफिक टास्क प्लानिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। हाँ, डिफरेंशियल वेज सिस्टम। वो डिफरेंशियल वेज सिस्टम मतलब मैक्सिमम वेज रेट एंड मिनिमम वेज रेट। वन हु अचीव्स द टारगेट विल गेट फ्रॉम द मैक्सिमम वेज रेट। मेंटल रेगुलेशन या
mental revolution last है, and one who falls below the benchmark will get remunerations or compensation with the minimum wage rate. उसके बाद mental revolution last है, ठीक है। ये पांचों टेक्निक है, याद रखिए। चलिए हेनरी फ्यूल्स के 2 प्रिंसिपल बताओ पहले, आउट ऑफ 14 प्रिंसिपल। Division of work. ठीक है, Authority and responsibility, sir. authority and responsibility, ठीक है। Discipline, Unity of command, Command. unity of direction, Unity of direction, unity of command, equity, yes, equity. yes, और Ma'am, scalar chain. scalar chain। instance. scalar chain क्या है? मैम वो डिफरेंट लेवल पे जो इसमें गैंग बॉस भी होते हैं शामिल, जब हम डायरेक्ट किसी Gang. Gangplank। Plank होता Gang. यस मैम गैंग प्लैंक हम्म। गैंग बॉस गैंग प्लैंक इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। स्कैलर चेन इज अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हर किसी को लूप में लेकर के हायरार्की में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, बट इन विच ऑल आर नोइंग कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम स्कैलर चेन बोलते हैं, फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, जहाँ पे हर किसी को मालूम होता है कि कौन किस काम में बिजी है, ताकि यूनिटी ऑफ कमांड को अचीव किया जा सके। और कुछ प्रिंसिपल बचा हुआ है, Ma'am, order, equity. ऑर्डर हो गया, इक्विटी हो, सेंट्रलाइजेशन, वेरी गुड, और Ma'am, system of rule. सिस्टम ऑफ रूल्स अभी नहीं, सिस्टम ऑफ रूल्स नहीं है यहाँ पे, सिस्टम ऑफ रूल्स ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में है, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन है। स्पिरिट डिकॉप्स बताया किसी ने, बिल्कुल सही, टीम वर्क के जगत से काम करना, टीम स्पिरिट से काम करना, स्पिरिट डिकॉप्स, बिल्कुल ठीक है। क्या सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल वाला था मैम। बिल्कुल, हाँ ये भी है, इन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। ये सारे प्रिंसिपल याद हैं? यस मैम। यस मैम। इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक है ना। वी आर रिवाइजिंग नेक्स्ट टॉपिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आपको डिटेल में बता दूंगी, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो हैं भी क्लास में नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोगों के लिए रिवीजन ही है ये एक तरह से। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम पूरा का पूरा शॉर्ट में उनको एक बार ब्रीफ कर देंगे पूरा से, ठीक है। लास्ट वन इवोल्यूशन, इसके बाद क्या है? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के क्या 5 प्रिंसिपल्स है? अब बताओ, सिस्टम ऑफ रूल्स, ठीक है ना। Yes, ma'am. यस, और सिस्टम ऑफ रूल्स मतलब बहुत ज्यादा रूल्स को हार्ड एंड फास्ट तरीके से फॉलो करना, कहीं कोई Ma'am, in personal relationship. इम्पर्सनल रिलेशनशिप, वेरी गुड। डिवीजन ऑफ Officer लेबर record. तो पहले है ही, Ma'am, Yes. officer record. ऑफिशियल रिकॉर्ड 4 हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर भी मैंने बताया, हायरार्की एंड अथॉरिटी। हायरार्की एंड Hierarchy and अथॉरिटी, वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोगों ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट देखा। अब ये सारे किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इम्पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब कि कोई पर्सनल आपका रिलेशन नहीं होगा प्रोफेशनल प्लेस पे, ठीक है ना। ऑल आर गाइडेड विद योर टास्क, ऑक्यूपेशंस, और आपकी जो हायरार्की है उस हिसाब से आपके रिलेशनशिप होंगे, ठीक है। यानी कोई पर्सनल इनफॉर्मल ग्रुप नहीं होगा वहां पे। जब हम ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो आप जो भी काम करते हैं उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन करिए, ठीक है ना। रिकॉर्ड कैन बी अ रेफरेंस फॉर फ्यूचर। उसके बाद हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ रूल्स, यानी कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम ऑफ रूल्स होना चाहिए जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट होगा। यूनिफॉर्म रूल्स, यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट भी हम बोल सकते हैं, जहां पे कहीं कोई डिससेटिस्फैक्शन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिवीजन ऑफ लेबर आपको मालूम है क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर, काम को सिंपल फॉर्म में डिवाइड करके असाइन करना। एंड देन फाइनली आपने कहा हायरार्की एंड ऑथोरिटी, ठीक है ना। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की, जहां पे वेल डिफाइंड हायरार्की का अपना पोजीशन, अपना ऑथोरिटी वेल डिफाइंड होता है और ये ओवरलैप नहीं करता, यानी किसी का किसी के साथ मिलता नहीं है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, अब पढ़ाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से हम लोग ये सब रिवीजन तो कर ही चुके हैं, राइट। हम लोग इसके बाद मोटिवेशन वगैरह भी हो चुका है। नेक्स्ट हमारा प्लानिंग है। तो प्लानिंग में जाने से पहले मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मुझे जितना लगा ओवरऑल जो सब पूछने लायक है मैंने पूछा है और आप लोगों ने ऑलमोस्ट रिप्लाई तो किया ही है।
पर क्या आप लोगों में से किसी को इन तीनों टॉपिक में से इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन और बिहेवियरल अप्रोच या फिर पीटर ड्रकर का मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी में से कुछ पूछना है? यस, बताइए। कुछ नहीं पूछना? नो मैम। ठीक है, मैं सबका आंसर समझू ना कि आपको इस 3-4 चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है? ठीक है, हम लोग अब प्लानिंग शुरू करेंगे, ठीक है ना? प्लानिंग क्या है? फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। Planning means putting the right person at right place. हाँ, ये है क्या प्लानिंग? यही बताया था क्या मैंने? नो मैम। ये किसने ये तो आंसर किया? स्टाफिंग है। हम्म, हम प्लानिंग गोल क्या को है? अचीव करने के लिए जो भी प्लान सेट करते हैं उसको प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग का सिंपल अगर आपको याद रखना तो रखिए, जितने भी W और H है सबके आंसर प्लानिंग में हो जाते हैं। रुको 1 मिनट में शेयर कर देती हूँ। यस मैम, व्हाट टू डू, होम टू डू, व्हाई टू हाँ डू। बिल्कुल, ये प्लानिंग है। Yes, ma'am. एक सेकंड, यस ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग नॉर्मली एक फंडामेंटल फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसमें आप कैसे गोल को अचीव करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए आप प्लान करते हैं। बिना प्लानिंग के आपका फंक्शंस क्या होगा? स्मूथली रन नहीं करेगा। अगर आपको नहीं बताया जाए कि कल आपका किस टाइम में क्लास है या कल आपको कॉलेज कब आना है या फिर नहीं आना है एडवांस में, तो क्या होगा? बिना मतलब का परिश्रम करोगे तुम लोग आने में और जाने में, और क्लासेस नहीं होंगी और बाद में पता चलेगा आकर के कॉलेज में कि कुछ और था, यानी कि हम आपको एडवांस में बताना भूल गए कि हमारा कुछ और प्लान था, राइट? तो नहीं प्लान होने की जगह की वजह से क्या होगा? मिसमैनेजमेंट होगा, राइट? आप जिस पर्पस के लिए कॉलेज आए हैं वो आपका अचीव नहीं हो पाएगा। आप वो टाइम किसी और काम में दे सकते थे, वो भी काम नहीं होगा, ये काम भी नहीं होगा। इसीलिए कब करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा, कैसे करेंगे, इन सब का आंसर आप क्या करते हैं? प्लानिंग में पहले एडवांस में ढूंढ लेते हैं ताकि आप उस काम को कर सके। अगर हम डेफिनेशंस देखें तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। कूंज एंड ओडोनियल ने इसको डिफाइन किया है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, एंड इट विल ब्रिज द गैप बिटवीन where you are today and where you want to go tomorrow, है ना? फ्यूचर में आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं, इसके बीच का जो गैप है, जो फ्यूचर में तुम करना चाहते हो, इस गैप को कौन फिल करता है? इसके बीच में ये गैप को फिल करने के लिए ये एक ब्रिज की तरह काम करता है प्लानिंग, ताकि आप इस ब्रिज को फॉलो करके आप वहां जा सके जहां आप जाना चाहते हैं। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, इसको लुइस एलन ने Yes. डिफाइन किया है कि मैनेजमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर, शेड्यूल्स एंड बजट। ये सारे टाइप्स ऑफ प्लान है, इजंट इट? है ना? यस हम मैम। लोगों ने देखा है सारा टाइप्स ऑफ प्लान्स में, कोई सिंगल यूज प्लान है, कोई स्टैंडिंग प्लान है, बट दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ प्लान। तो प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट प्लानिंग में आपको क्या क्या करना पड़ता है? यू हैव टू फॉरकास्ट, मतलब प्रेडिक्ट करना पड़ता है फ्यूचर में क्या डिमांड में रहेगा, फ्यूचर किस तरह का होने वाला है, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, क्या पॉलिसीज या क्या आप उसके लिए रूल्स बना सकते हैं, देन प्रोग्राम्स यानी उसको अचीव करने का क्या आपका प्रोग्राम रहेगा, प्रोसीजर मतलब मेथड क्या रहेगा, शेड्यूल मतलब किस तरीके से आप उसको शेड्यूलिंग करेंगे, टाइम फ्रेम में कैसे आप बांधेंगे, एंड देन फाइनली बजट, कितना पैसा और कितना समय इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। ये सब प्लानिंग का पार्ट है, ये सब कर लेते हैं हम कोई काम को शुरू करने से पहले, दैट्स व्हाई दे आर प्लानिंग, ठीक है ना? एंड फाइनली मेंटल प्रीडिस्पोजिशन, उर्विक ने इसको डिफाइन किया कि प्लानिंग क्या है? मानसिक एक एक्सरसाइज है, प्रीडिस्पोजिशन, जहां पे जरूरी नहीं कि आप हमेशा पेपर में कहीं नोटबुक में लिख करके रखो, बल्कि आपके दिमाग में एक खाका बन जाता है, एक ड्रॉ हो जाता है कि व्हाट इज द प्लान फॉर द डे, राइट? तो आप प्लान फॉर द डे जरूरी नहीं लिखे ही, राइट? आप अपने दिमाग में रखें कि यहाँ से यहाँ मुझे ये करना, उसके बाद नेक्स्ट मुझे ये करना, फिर मुझे घर जाना, फिर मुझे कल के एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर कोई और काम करना है। अपने दिमाग में एक बना लेते हैं ना आप शेड्यूल, ठीक है ना, टाइम फ्रेम, ये आपका प्लान है।
ठीक है। तो इट इज ए मेंटल प्रीडिस्पोजिशन जिसको आप दिमाग में मानसिक रूप से पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं काम करने से पहले कि क्या करना और किस काम के बाद क्या करना है। और ये जो फैक्ट्स है, ये जो आपका मेंटल प्रीडिस्पोजिशन है, ये जो आप मेंटली एक इमेजिनेशन एक ड्रॉ कर रहे हैं एक खाका, वो किस चीज पे बेस्ड होगा? वो बेस्ड होगा फैक्ट्स के बेसिस पे। समय कितना है, कितना आपके पास पैसा है, या कितना आपके पास रिसोर्सेज है, ना कि किसी गेस वर्क के बेसिस पे। क्योंकि कोई भी प्लान अगर गेस वर्क के बेसिस पे आपने किया है तो वो जरूरी नहीं कि आपका गेस एग्जैक्ट हो, और वो फेल भी कर सकता है। राइट? क्लियर है? ठीक है। नेचर ऑफ प्लानिंग मतलब अगेन नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक सेम थिंग। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्लानिंग? कंट्रीब्यूशन टू पर्पस, यानी सबसे पहले पर्पस को अचीव करने के लिए प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट चेंज योर ड्रीम, यू कैन नॉट चेंज योर ऑब्जेक्टिव्स और योर गोल, है ना। आप पीछे जा ही नहीं सकते, आपको लगेगा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एंड देन आप डेविएट करते रह जाएंगे। यू आर नॉट एबल टू चेज व्हाट यू एक्चुअली डिसाइडेड टू डू। ठीक है, तो इससे कैओस होगा, अफरा तफरी होगी और वेस्टेज बढ़ेगा। ठीक है, वो वेस्टेज टाइम का हो, रिसोर्सेज का हो, जिस किसी भी चीज का हो, वेस्टेज इज वेस्टेज। राइट? देन प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग मतलब प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट इवन फर्दर मूव टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, एंड देन जो भी है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सब किसको फॉलो करेगा? वो सब प्लान को तो ही फॉलो करके करना है ना, इसीलिए इट इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। परवेसिव, परवेसिव क्योंकि आप छोटा काम करें, बड़ा काम करें, अपना काम करें, ग्रुप का काम करें, ऑर्गेनाइजेशन का काम करें, फैमिली का कोई इवेंट है वो करें, प्लानिंग आपको वहां भी करनी पड़ती है, क्योंकि मैनेजमेंट जहां कहीं भी है, जहां कहीं भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना, वहां आप हर जगह यू स्टार्ट विद प्लानिंग। दैट्स व्हाई इट इज अ प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। और हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने अपने लेवल का प्लानिंग करता है। जैसे कि लोअर ऑर्डर प्लानिंग कौन सा प्लान बनाता है? लोअर ऑर्डर मैनेजमेंट कौन सा प्लान बनाता है? या ऑपरेशनल प्लान, है ना, डेली ऑपरेशनल प्लान जो बनता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक प्लान, मिडिल लेवल मैनेजमेंट टैक्टिकल प्लान्स, कॉन्टिजेंट प्लान। समझ में आया? अब मैं टैक्टिकल कॉन्टिजेंट बोल रही हूँ, ये सब उनको समझ में आ रहा जो क्लास में शुरू से हैं? ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा हम बताएंगे वो 4 टाइप, व्हाट आर दीज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन जब हम आएंगे टाइप्स ऑफ प्लान में तब। लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस किए हैं? ठीक है, ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लान, डिफरेंट टाइप्स के प्लान बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट हायरार्की पे है, इसीलिए भी इसको हम परवेसिव प्लान बोलते हैं कि प्लानिंग इज परवेसिव बिकॉज इट इज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग का काम हो रहा है और उसको एग्जीक्यूशन का काम हो रहा है डिफरेंट लेवल्स द्वारा। नेक्स्ट है प्लानिंग कंसीडर्स लिमिटिंग फैक्टर। इसका क्या मतलब हो गया? प्लानिंग कंसीडर्स लिमिटिंग फैक्टर का मतलब लिमिटिंग फैक्टर क्या है? क्या कॉन्स्टेंट्स है, क्या दबाव है, क्या आपके पास कम है ना? जो कम है वो कांस्टेंट फैक्टर हो गया, वो प्रेशर हो गया, इसको पहले मैनेज करना है। तो प्लान करते समय हम पहले उन रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हैं जो हमारे पास कम है, स्कार्स है, लिमिटेड है। राइट? जैसे समय कम है, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। yesterday I came from my hometown to Patna after holy vacation, right? अब आज से क्लास करना था, मैं आज भी आ सकती थी, राइट? लेकिन मेरे पास समय एक कांस्टेंट था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग 9 o'clock से मेरी क्लासेस होती है, राइट? हो सकता है मैं 9 बजे नहीं पहुंचती, बहुत ज्यादा चांसेस था कि मैं 9:30 या 10 o'clock तक पहुंचती, राइट? तो मेरे पास क्या अभी कांस्टेंट था? समय, राइट? इसीलिए व्हाट आई डिड, आई प्लान कि मेरा जो समय है वो मेरे हाथ में रहे, क्योंकि अगर कल जाते हैं तो ये समय मेरे हाथ से बाहर हो भी सकता है, राइट? तो मैं एक दिन पहले आ गई शाम में, अब कल का मुझे कोई टेंशन नहीं है। समझ में आया प्लानिंग कैसे किया? जो पैसा उतना ही कल भी खर्चा होता, उतना ही आज भी खर्चा होता, तो पैसा डजंट मैटर। इस प्लान में पैसा नहीं आया बीच में, इस प्लान में कौन सा फैक्टर आया? टाइम फैक्टर आया।
समझ में आया? तो हर बार आप जब भी प्लान करते फ्यूचर के लिए, कोई ना कोई फैक्टर है जो आपको वैसा करने के लिए आप वैसा प्लान बनाते हो, ताकि जो फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर है, जो आपको बांध रहा है या आपको रोक रहा है या आपके काम को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होने देगा या आपके पास अभाव है, इन शॉर्ट ये समझो, उसको आप पहले मैनेज करने की कोशिश करते हो। रेस्ट विल बी टेकन केयर बाय द गुड प्लान्स, है ना? क्लियर? यस मैम। तो प्लानिंग में सबसे पहले आप उन फैक्टर्स पे ध्यान देते हो जो आपके पास कम होता है, लिमिटेड होता है। एंड देन इफिशिएंसी ऑफ प्लान। प्लान इफिशिएंट कैसे हो सकता है? प्लान इफिशिएंट होना चाहिए। वो इफिशिएंट तब होगा जब आप पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाएंगे। तो क्योंकि हर प्लान का पर्पस होता है ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में कंट्रीब्यूट करना। लेकिन अगर आपके प्लान बहुत टू एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, टू मच टाइम टेकिंग है, अगर आपके प्लान में वेस्टेज को कैसे मिनिमाइज किया जाए, इस चीज को कंसीडर नहीं किया, तो क्या वो प्लान इफिशिएंट होगा? नहीं होगा। इफिशिएंट प्लान हमेशा क्या होता है? नॉर्मल रेशियो होता है इनपुट और आउटपुट का। यानी कि अगर हम 50,000 रुपया खर्चा करके 30,000 रुपया कमा रहे हैं, तो क्या वो इफिशिएंट प्लान है? नहीं ना। नो मैम। मैं बहुत पहले, मुझे याद है बचपन में, मुझे जब हम लोग 10th 11th में थे, तो मेरे सर ने बताया कि बहुत सारे मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें एक तरीका है कि आप जो स्टैग्नेंट वाटर सोर्सेज है, उसमें आप मिट्टी तेल का छिड़काव कर दीजिए, ठीक है ना। तो उससे जो मॉस्किटोज है वो मर जाएंगे, है ना, क्योंकि वो सतह पे होते हैं, वो अपना ऑक्सीजन वगैरह नहीं ले पाएंगे, तो वो उससे खत्म हो जाएंगे। बट ये ही एक सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉल्यूशन है। क्यों हम इस सॉल्यूशन को बाकी सॉल्यूशंस के साथ ऐड करके करते हैं? क्योंकि अगर हर जगह मिट्टी तेल छिड़कते जाएंगे तो इट बिकम्स टू एक्सपेंसिव, राइट? मच्छर को मारने से ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। मच्छर को मारने के लिए जो हम दवाई यूज करें, उसका खर्चा हो सकता है बहुत एक्सपेंसिव हो। हर समय हम यही एक तरीका नहीं यूज कर सकते, इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड को यूज करते हैं मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए या मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, जो मॉस्किटो की वजह से फैल रहा है, राइट? समझ में आया? क्लियर हुआ? तो सिर्फ यही क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आपका प्लान, अगर आपका जो आउटकम है उससे ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, तो वो इफिशिएंट प्लान नहीं होगा। इसीलिए प्लानिंग में हमेशा ध्यान दिया जाता है कि जो हमारा इनपुट है, हमारा आउटपुट वर्दी होना चाहिए उसके एक्सचेंज में, उसके अगेंस्ट, है ना। यानी जो हम अचीव करते हैं वो फ्रूटफुल होना चाहिए, जितना हम लगा रहे हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट। अब अगर मैं आपको क्लासेस करा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और अगर आप क्लास में रिस्पॉन्ड देते हैं, तो ये सारी मेहनत तो वाकई क्या है, करने लायक है, ठीक है ना। मुझे अच्छा लगेगा इतना मेहनत करने में, इससे भी ज्यादा मेहनत करने में मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग ठीक से आंसर लिख पाते हैं, ठीक से आंसर कर पाते हैं। आप में अगर मुझे लगेगा कि नहीं बहुत इंप्रूवमेंट हुआ इन बच्चों में, तो लेकिन मेरे बहुत मेहनत के बाद, बहुत सारा सोर्स इकट्ठा करने के बाद, बहुत सारे पीपीटी दिखाने के बाद, बहुत सारे नोट्स देने के बाद, अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल्स देके समझाने के बाद भी अगर कोई रिजल्ट नहीं आता, तो क्या हो गया? इनपुट बहुत अधिक है, आउटपुट कुछ नहीं है। समझ में आया? बहुत डिमोटिवेटिंग है, राइट? क्लियर? ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या किया? नेचर या फीचर्स ऑफ प्लानिंग कर लिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड देन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग नेक्स्ट क्लास पे। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि जितने भी नए स्टूडेंट हैं, बार बार एक दिन से बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट डे से बोल रही हूँ, जब से हमने रिवीजन शुरू किया है, कि मेरे दिमाग में ये सारा रिवीजन आप सबके लिए है, लेकिन ये स्पेशली उनके लिए है जो लेट कमर्स हैं, हमें लेट से ज्वाइन किया है। प्लीज आप अब हर एक क्लास में अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए। अब नेक्स्ट टाइम के लिए मत जमा करके रखो, ठीक है ना। मे बी नेक्स्ट टाइम देयर विल बी नो नेक्स्ट टाइम, है ना। आपका सीधा एग्जाम का डेट आ जाए और आप इसको क्लियर ना कर पाए, इसलिए प्लीज। और सारे क्लासेस करिए, अभी कुछ नहीं कि ये आएगा तब करेंगे, वो होगा तब करेंगे, अब सारे क्लासेस करिए, ठीक है। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, एक सेकंड। एक्चुअली वो जो मलेरिया को कंट्रोल करने का जो बहुत सारा मेथड है, उस मेथड में वन ऑफ द मेथड जो मैंने आपको बताया, तो समवन सजेस्टेड कि हम यही कर लेंगे, ये बहुत आसान तरीका है। तो एक्चुअली माय
टीचर हैज टोल्ड दैट बउआ बिकैल झुनझुना में, यानी कि एक बच्चा जितना इम्पोर्टेंट नहीं हो उससे ज्यादा महंगा महंगा हम, एक बच्चा जितना वो नहीं होता है, मतलब बच्चे को सब सारा खर्चा जितना में हो जाएगा उतने काम सिर्फ उसके लिए क्या ला रहे हैं, खिलौना ला रहे हैं। तो हमको ये भी मैनेज करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस भी मैनेज करना चाहिए, तभी वो प्लान या वो मेथड इफिशिएंट मेथड होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कहावत हैं हम लोगों के इसमें, जैसे कि जितना का मुर्गा नहीं उतना का मसाला, मतलब तुम को रिलेट कर लो कि मैं क्यों बोल रही हूँ ये सब, कि आपके प्लान क्यों इतने एफिशिएंट होने चाहिए, कि प्लान को करने के बाद जो आपका आउटकम है वो एक्चुअली वो वैसा होना चाहिए कि जो लगे कि हाँ कुछ वर्दी किया हमने ये सब इन्वेस्ट करके। ओके, अटेंडेंस बनाइएगा अब। 1 2, आप लोग सब अनम्यूटेड है ना? यस मैम। 3 4 5 6 6 present. 7 5 present. Okay, Present done. ma'am, 7 Done. ma'am. 5 6 7 done. 8 9 10 11 12 Yes, ma'am, 13. 11. Okay. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 1 present ma'am. Okay, 22 23 24 25 26 27 28 29 28 done. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Okay. 41 हो गया, 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Ma'am, 54. 55 56 Yes ma'am. 56. 57 Yes, ma'am. 57. 58 59 60 60 61 Yes, ma'am. 61. 62 63 64 Yes, ma'am, 64. ठीक है, 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 90 91 92 90 Yes, ma'am. 92. 92 93 94 95 89 मैम, कनेक्शन कट हो गया था। ओके मानवी, डन। 95 96 Yes, 97 ma'am. 97 98 Ma'am, 49. एक मिनट, 98 99 दैट्स इट, अब तो कोई नहीं है। 49 बताना। मैम 16 का भी अनम्यूट मैम नहीं हो रहा 16 को बना दीजिएगा, 16। अच्छा ठीक है, 49 डन एंड 16। Ma'am, 57. एक सेकेंड, 16 57 ma'am. ठीक है, मैं आ रही हूँ तुम पर। 57 57 हो चुका है, 96 मैम हुआ था। तुमने बोला था तो हो गया होगा, लेट मी चेक। 96 हाँ हो चुका है, ठीक है। क्लास 4 4 कौन है? आदित्य रोशन. ओके ठीक है, ठीक है। कल से आप लोगों का मैं आई होप कि आप लोग शुरू करेंगे, अगर नहीं शुरू करेंगे तो फिर मैं कैंसिल कर दूंगी, कभी भी प्रेजेंटेशन आपके क्लास में नहीं होगा, क्योंकि अब इसको
हाई टाइम के वापस को शुरू करिए, ठीक है ना, होली से पहले नहीं, होली के बाद नहीं, बट नाउ कम विद प्रिपरेशन। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि टीम मेंबर नहीं है, फलाने नहीं है, आप कोऑर्डिनेट करिए जैसे भी करना है, स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ठीक।